तो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग सेमेस्टर 5 के मेजर 9 पेपर ज्योग्राफी के बारे में। जितने भी स्टूडेंट अपने सेमेस्टर 5 में मेजर पेपर ज्योग्राफी को रखे हैं उनके लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 15 मार्क्स वाले VBI क्वेश्चन के बारे में। यानी कि कम से कम हम लोग 2 से 3 साल के प्रीवियस ईयर्स वाले 15 मार्क्स वाले को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लिए हैं, और सभी हम लोग जितना भी क्वेश्चन करेंगे सारा क्वेश्चन जो रहेगा यानी सारा प्रश्न जो रहेगा हमारा 15 मार्क्स का होने वाला है। तो जितने भी स्टूडेंट को 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन को देखना है वो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। आप लोग एग्जामिनेशन टाइम जो एग्जामिनेशन डेट है बहुत ही नजदीक है, क्योंकि आप लोग को जो एग्जामिनेशन चालू हो रहा है यानी परीक्षा चालू हो रहा है आप लोग को वो 28 जुलाई को स्पेशल हो रहा है, ज्योग्राफी ऑनर्स के में चालू हो रहा है। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट ज्योग्राफी ऑनर्स के होंगे उनके पास वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। वीडियो आप लोग को पसंद आएगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग एक एक करके बात करते हैं क्वेश्चन को, उसके बाद हम लोग एक एक करके प्रश्न के उत्तर को हम लोग भी समझेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है, मानव भूगोल की परिभाषा प्राकृतिक एवं क्षेत्र का क्या करना समझाइए। ये हम लोग पिछले वाले वीडियो में कर चुके हैं। जितने भी स्टूडेंट पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे जाकर पिछले वाले वीडियो में प्रश्न संख्या 1 से लेकर 13 तक कर चुके हैं। आज की वीडियो में रिवाइज कर लेते हैं प्रश्न संख्या 1 से 13 क्या है, ताकि आप लोगों को जो स्टूडेंट पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे जाकर पिछले वाले वीडियो को जरूर देखेंगे। इसलिए दूसरा प्रश्न है हमारा कि मानव भूगोल के सिद्धांतों की विवेचना करना है। तीसरा प्रश्न है हमारा कि मानव भूगोल का संभववाद क्या है और इसकी विशेषता के बारे में बताना है। ठीक है, जबकि चौथा प्रश्न हमारा मानव भूगोल के कल्याणवादी दृष्टिकोण से क्या है, इसके बारे में भी आप लोग जिक्र पिछले वाले वीडियो में कर चुके हैं। पांचवा प्रश्न हमारा मानव भूगोल के स्त्री दृष्टिकोण से महत्व को स्पष्ट करना है। छठा प्रश्न मानव भूगोल के प्रमुख विवेचना और विचारधाराओं के बारे में वर्णन करना है। जबकि सातवां प्रश्न हमारा मानव की उत्पत्ति विकास की प्रक्रिया को क्या करना है तो स्पष्ट करना है। ठीक है, ये भी हम लोग सब पिछले वाले वीडियो में कर चुके हैं। अब रहा हमारा प्रश्न संख्या 8वां की नस्लों का वर्गीकरण और उनकी विशेषताओं के बारे में बताना, जो कि ये भी हम लोग पिछले वाले वीडियो में कर चुके हैं। 9वां प्रश्न पर्यावरण के अनुसार मानव का अनुकूलन के उदाहरण जैसे कि स्कीमो, मसाई और समांग यानी कि समांग जैसे कि इत्यादि के जो मानव का अनुकूलन है उसके बारे में हम लोग भी समझ चुके हैं पिछले वाले वीडियो में। 10वां प्रश्न हमारा झारखंड के आदिम जनजाति जैसे माल पहाड़ियां हो गया, उराव हो गया, बिरोहर हो गया और संक्षिप्त इसके बारे में संक्षिप्त टिप्पणी कर चुके हैं पिछले वाले वीडियो में। ठीक है, पिछले वाले वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि आप लोग को जो 28 जुलाई वाले पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि 15 मार्क्स वाला जितने भी रिलेटेड प्रश्न आएगा ना इन्हीं के अंदर से आने वाला है। ठीक है, तो चलिए 11वां प्रश्न में भारत के विश्व की जनसंख्या वृद्धि वितरण के बारे में पैटर्न के बारे में चर्चा करना, ये भी हम लोग पिछले वाले वीडियो में कर चुके हैं। 12वां प्रश्न हमारे कि मानव संकेंद्रण क्या है और उसके प्रमुख उदाहरण को सही समझाइए, ये भी हम लोग पिछले वाले वीडियो में कर चुके हैं। अंतिम प्रश्न जो रहा था हमारा प्रवासन के प्रकार को समझाइए, टेलर और ली के प्रवासन के सिद्धांतों को समझाइए, ये भी प्रश्न हम लोग पिछले वाले वीडियो में कर चुके थे। तो प्रश्न संख्या लगभग 1 से लेकर हम लोग प्रश्न संख्या 13 तक हम लोग पिछले वाले वीडियो में कर चुके हैं, जो कि हमारा कुल 2 वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है। जितने भी स्टूडेंट पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे जाकर पिछले वाले वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि आप लोगों को 28 जुलाई वाले पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 14 से लेकर प्रश्न संख्या 18 तक के बात करेंगे, जो कि हमारा मोस्ट VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं। तो वीडियो को अंत तक बने रहिए और प्रश्न के साथ साथ आप लोग उत्तर को भी देखने को मिलेगा और सरल भाषा में समझने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक एक करके प्रश्न को देखते हैं, उसके बाद हम लोग एक एक करके उत्तर को भी देखेंगे। तो प्रश्न संख्या 14 रहा हमारा कि शहरीकरण के रुझान और पैटर्न क्या है, यानी कि शहरीकरण के जो रुझान है और उनका पैटर्न क्या है, ये हमारा क्या रहा प्रश्न संख्या 14, जो कि हमारा आज का वीडियो का रहा। और आज ही के वीडियो में हम लोग इसका 15 नंबर में पूछा गया, जो कि सरल भाषा में इसके उत्तर को हम लोग आज ही के वीडियो में देखने वाले थे। वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, 15वां प्रश्न है हमारा कि ग्रामीण शहरी बस्तियों को सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संरचना पर प्रकाश डालिए, जो कि ये प्रश्न जो है ना VBI इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न हर साल के प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो आप लोग को वीडियो छोड़कर नहीं जाना, वीडियो के अंत तक बना रहना है। ठीक है, अगला प्रश्न है 16वां हमारा कि ग्रामीण बस्तियों के प्रकार के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में और वितरण के प्रातिरूप को समझाना है, जो कि ये प्रश्न भी हमारा VBI है। ठीक है, जो कि अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न रहेगा हमारा बस्तियों के प्रकार को समझते हुए उनकी क्षेत्रीय पैटर्न को वर्णन करना है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं आज की वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 14 से लेकर प्रश्न संख्या हम लोग कितना तक करने वाले हैं, तो 17 तक नहीं कि 18 तक करने वाले हैं। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक आप लोग को दिक्कत नहीं है, पूरा 18 तक को करने वाले हैं। ठीक है, अनुकूल आज के वीडियो में हम लोग 4 प्रश्न को करने वाले हैं। चारों प्रश्न जो रहेगा हमारा 15 मार्क्स का होने वाला है, जो कि हर साल के प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया प्रश्न। तो आज के वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और आज के वीडियो को जो सवाल रहेगा यानी कि जो प्रश्न रहेगा हम लोग सरल भाषा में समझेंगे और आप लोग 28 जुलाई वाला पेपर में फोड़ कराइएगा। ठीक है, चलिए 4 प्रश्न को देख लिया, अब हम लोग एक एक करके सभी प्रश्न को उत्तर को हम लोग देखेंगे।
तो प्रश्न संख्या 14 हमारा यार शहरीकरण के रुझान और पैटर्न पर क्या है उनके बारे में चर्चा करना है। तो आप लोग को पता होगा दोस्तों कि आप लोग को पहले 15 मार्क्स में आप लोग को पहले भूमिका लिखना होता है, ठीक है। तो भूमिका किस टाइप में लिखना, देखिए शहरीकरण का वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जनसंख्या का ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी की ओर स्थानांतरण होता है। कुल मिलाकर आप लोग को भूमिका में लिखना है कि शहरीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जनसंख्या का ग्रामीण क्षेत्रों से क्या शहर की ओर स्थानांतरण होता है। यानी ग्रामीण क्षेत्र क्या, ग्रामीण क्षेत्र में बसे लोग शहर की ओर स्थानांतरित यानी कि शहर की ओर जाते हैं। ये हमारा क्या हुआ, शहरीकरण हो गया, ठीक है। बात करते हैं तथा नगरों का आकार, संख्या और उसका महत्व बढ़ता है। जो नगर जहां पर मनुष्य ग्रामीण से जाकर शहर में बसते हैं वहां नगर की जो संख्या होता है, आकार जो होता है वो बढ़ता है, ठीक है। यह किसी देश की आर्थिक और सामाजिक विकास के महत्वपूर्ण संकेत है। या किसी देश की आर्थिक कारण क्या होता है, सामाजिक और विकास के महत्वपूर्ण का क्या है, संकेतक है, ठीक है। बात करते हैं शहरीकरण के रुझान की। तो शहरीकरण के रुझान के पॉइंटों की देखते हैं हम लोग। तो शहरीकरण के जनसंख्या पर नियंत्रण में वृद्धि हो जाता है। यानी कि शहर में क्या होता है, जनसंख्या में नियंत्रण नहीं हो पाता, यानी कि वृद्धि हो जाता है, जिसके कारण शहर में अत्यधिक जनसंख्या को देखने को मिलता है। अगला, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों की ओर पलायन होता है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी व्यक्ति वो शहर की ओर स्थानांतरित होते हैं। अगला, औद्योगिकीकरण और सेवा का क्षेत्र विस्तार होता है, यानी शहर में जो होता है ग्रामीण से अत्यधिक शहर में जो कि औद्योगिक क्षेत्र आने की आर्थिक व्यवस्था शहर की ओर कमाने और दमाने का जो होता है मुख्य व्यवसाय हमारा शहर की ओर होता है, ठीक है। ये आप लोग को लिखना है तीसरा पॉइंट में। अगला, महानगरों को तेजी से विकास होता है। शहर में महानगरों को तेजी से विकास होता है, नए नए बिल्डिंग, नए नए ऊंचे इमारतें को बनाया जाता है। जबकि जो ग्रामीण होता है, ग्रामीण में झोपड़ी झुग्गी बसते हैं। इसी कारण से जो ग्रामीण के व्यक्ति होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं जिसके कारण से वो शहर में जाकर के स्थानांतरित होते हैं, ठीक है। अगला, उपनगरों का विस्तार करना, यानी कि बड़े बड़े नगरों का विस्तार करना। स्मार्ट सिटी, आधुनिक शहर की सुविधा विकास होता है। और परिवहन और संचार के साधनों का विस्तार होता है। शहर में जो होता है परिवहन की गाड़ी मोटर चलने का भी साधन होता है, जबकि ग्रामीण वस्तुओं में यानी ग्रामीण में ये सब की सुविधा नहीं होती है। अगला है हमारा शहरीकरण के पैटर्न, यानी कि शहरीकरण के पैटर्न की बात करें तो पहला हो जाएगा हमारा संघन शहरीकरण। यानी कि संघन शहरीकरण की जनसंख्या बड़े शहरों और महानगरों को केंद्रित होती है। क्या होती है, जो जनसंख्या होती है बड़े शहरों और महानगरों में केंद्रित होती है। उदाहरण जैसे दिल्ली को देख सकते हैं, मुंबई को देख सकते हैं, कोलकाता को देख सकते हैं। दूसरा हो जाएगा हमारा रेखीय पैटर्न, यानी कि शहर का विकास सड़क, रेलवे या नदी के किनारे होता है। क्या होता है, जो शहर का विकास होता है वो सड़क के किनारे, रेलवे या नदी के किनारे होता है। जबकि उदाहरण की बात करें इसमें राजमार्गों के किनारे विकसित नगर बसे हुए हैं, ठीक है। गांव है हमारा तीसरा है हमारा बहुकेंद्रीय पैटर्न। इसमें बात करें तो इसमें बड़े शहर के आसपास कई छोटे छोटे नगर विकसित हो जाते हैं। यानी बड़े शहर बसे होते हैं उनके आसपास कई छोटे छोटे जो होते हैं वो नगर विकसित हो जाते हैं। जैसे कि दिल्ली में एनसीआर हो गया, गुरुग्राम, नोएडा और गाजियाबाद जैसे ये सब प्रमुख छोटे छोटे नगर हो गए। चौथा की बात करें तो उपनगरीय पैटर्न है हमारा। उपनगरीय पैटर्न की बात करें तो बड़े शहरों के बाहरी क्षेत्रों में नए आवासियों और साथ औद्योगिक क्षेत्रों में विकसित होता है। क्या होता है, बड़े शहरों के बाहरी क्षेत्रों में नए आवासियों और औद्योगिक क्षेत्रों का क्या होता है, तो विकास हो जाता है, ठीक है। बात करते हैं हम लोग निष्कर्ष की। तो निष्कर्ष में आप लोग को यही लिखना है कि शहरीकरण स्वरोजना और पैटर्न किस देश के आर्थिक विकास है। यानी आप लोग को लिखना क्या है निष्कर्ष में कि शहरीकरण की रुझान पैटर्न किसी देश के आर्थिक विकास और औद्योगिक तथा जनसंख्या परिवर्तन को दर्शाता है, जिसमें वर्तमान समय में महानगरों, उपनगरों में तेजी से विस्तार हो रहा है। इससे संतुलित एवं सतत शहरी विकास की आवश्यकता होती है ताकि विकास के साथ साथ पर्यावरण और जीवन का गुणवत्ता भी बना रहे। यार अब प्रश्न संख्या 14 यानी कि प्रश्न संख्या 14, तो आशा करते हैं आप लोगों को प्रश्न संख्या 14 आप लोग को समझ आया होगा, यानी प्रश्न संख्या 14 आप लोग को समझ आया होगा। कि अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न संख्या हमारा 15 है, जो कि उसे भी हम लोग समझते हैं और सरल भाषा में समझते हैं। अगर वीडियो में आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, वीडियो आप लोगों को समझ आ रहा है, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें। अपने जितने भी स्टूडेंट जियोग्राफी ऑनर्स के होंगे उनके पास वीडियो को जरूर शेयर कर दें, ठीक है। देख सकते हैं स्क्रीन पर हमारा प्रश्न संख्या 15 आ चुका है। और प्रश्न संख्या 15 है हमारा ग्रामीण और शहरी बस्तियों की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संरचना पर प्रकाश डाल रहा है, ठीक है। ये प्रश्न जो है ना दोस्तों, ये VVI इंपोर्टेंट में से एक प्रश्न है, ठीक है। कोई प्रश्न देखिए चाहे देखिए, 2 से 3 प्रश्न जो VVI इंपोर्टेंट है उसे जरूर देख के जाइए, क्योंकि हर साल के प्रीवियस ईयर्स वाले पेपर में कहीं 5 नंबर में, कहीं 15 नंबर में, यानी किसी ना किसी अंक में आप लोग को हर साल पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो आप लोग को जरूर देख के जाएगा 15 प्रश्न हमारा क्या है, तो ग्रामीण और शहरी बस्तियों की सामाजिक,
आर्थिक एवं सांस्कृतिक संरचना पर क्या डालना है, प्रकाश डालना है। तो चलिए 15 नंबर में पूछा गया प्रश्न है तो 15 नंबर में आप लोगों को लिखना है, 5 नंबर में पूछा गया प्रश्न होगा तो 5 नंबर के टाइप में आप लोगों को लिखना है। पहले हम लोग बात करते हैं भूमिका की। तो भूमिका है हमारा ग्रामीण और शहरी बस्तियां मानव समाज की दो प्रमुख निवास इकाइयां हैं। क्या है? ग्रामीण और शहरी बस्तियां मानव समाज की दो प्रमुख निवास इकाइयां हैं। दोनों सामाजिक आर्थिक दोनों की सामाजिक आर्थिक तथा सांस्कृतिक संरचना में स्पष्ट अंतर होता है। क्या होता है? चाहे आप ग्रामीण सामाजिक को देखें, चाहे आप शहरी सामाजिक को देखें, या आर्थिक को देखें या सांस्कृतिक संरचना को देखें, दोनों में क्या होता है, अंतर स्पष्ट देखा जाता है। ठीक है। ग्रामीण की बात करें तो ग्रामीण बस्तियां मुख्यतः कृषि पर आधारित होती है। जो ग्रामीण बस्तियां होती है वो मुख्यतः कृषि के पर आधारित होती है, जबकि शहरी बस्तियां उद्योग, व्यापार और सेवा क्षेत्र पर आधारित होती है। जबकि शहरी बस्तियां की बात करें तो वो उद्योग पर आधारित होती है, व्यापार पर आधारित होती है और सेवाओं क्षेत्र पर आधारित होती है। ये हमारे ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के कुछ मुख्य भूमिका रहे। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसकी सामाजिक संरचना के बारे में। तो सामाजिक संरचना की बात करें तो पहले हम लोग ग्रामीण बस्तियों को देखते हैं। ग्रामीण बस्तियों में पहला आ जाएगा हमारा सामाजिक संबंध घनिष्ठ और पारिवारिक होते हैं। जो सामाजिक संबंध होते हैं वो घनिष्ठ होते हैं, आपस में समझौता बहुत ही ज्यादा होता है, और पारिवारिक होते हैं जो कि ग्रामीण में बहुत ही पारिवारिक आपस में मिलजुल कर रहते हैं। दूसरा हो जाएगा संयुक्त परिवार की परंपरा और अधिक देखने वाली मिलती है। क्या होती है? संयुक्त परिवार की परंपरा देखने को मिलती है और अधिक देखने को मिलती है। तीसरा हो जाएगा हमारा समुदाय में आपसी सहयोग और सामाजिक एकता अधिक होती है। क्या होती है? समुदाय में आपसी सहयोग और सामाजिक एकता जो होती है वो अधिक देखने को मिलती है। चौथा हो जाएगा हमारा शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा अपेक्षाकृत जो होती है वो ग्रामीण में कम होती है। आप लोग को देखने को मिलता होगा अपने गांव घर गलियों में कि जो शिक्षा और स्वास्थ्य की जो व्यवस्था यानी सुविधा होती है वो अपेक्षाकृत ग्रामीण में कम देखने को मिलती है। अब हम लोग बात करते हैं शहर बस्ती के बारे में। देख सकते हैं आप शहर बस्तियों की सामाजिक संरचना की बात करें तो हो जाएगा पहला हमारा सामाजिक संबंध अपेक्षाकृत औपचारिक होती है। क्या होती है? सामाजिक संबंध जो होती है वो अपेक्षाकृत क्या होती है? औपचारिक होती है। दूसरा हो जाएगा एकल और न्यूक्लियर जो कि परिवार अधिक पाए जाते हैं। क्या होता है? जिसमें एकल परिवार जो होते हैं वो अधिक पाए जाते हैं। अब बात करते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य आधुनिक सुविधाओं को अधिक विकसित होती है। शहर में क्या होती है? शिक्षा की भी सुविधा होती है, आधुनिक तकनीकी की भी सुविधा होती है और अधिक विकसित शहर को माना जाता है। ठीक है। बात करते हैं विभिन्न धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों को लोग के साथ रहते हैं। वहाँ शहर में कई प्रकार के धर्म को देखने को मिलेगा, कई प्रकार के भाषा को देखने को मिलेगा और कई प्रकार के आप लोग को संस्कृति देखने को मिलेगा जो कि आपस में क्या होते हैं? साथ में मिलकर रहते हैं। इस शहर की बात है। अब हम लोग आते हैं दूसरा है हमारा आर्थिक संरचना। आर्थिक संरचना में ग्रामीण की बात करें तो हमारा मुख्य व्यवसाय जो हो जाता है संरचना में वो कृषि हो जाता है, पशुपालन हो जाता है, मत्स्य पालन हो जाता है और वनोपजन संग्रह हो जाता है। कृषि मतलब आप लोग गाय के पर निर्भर करते हैं। दूसरा जगह पशुपालन की, जो हम लोग पशुपालन करते हैं यानी गाय वगैरह को चराते हैं, जिसके कारण से हमारा वो कुछ उससे वस्तु प्राप्त होती है, जिसके कारण से हमारा क्या होता है? मुख्य तरह से जीवन निर्वाह करने की एक सुविधा मिल जाता है। मत्स्य पालन हो जाता है जो कि मछली का पालन किया जाता है। वन भोजन मतलब कि क्या होता है? हमारा वो कृषि के कुछ प्रकार होता है। ठीक है। अगला हमारा आय का स्तर अपेक्षाकृत बहुत ही कम होता है, क्योंकि ग्रामीण वस्तुओं के पास आय मतलब कि खर्चा यानी कि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कम होता है। काम मिलता है तो किया जाता है, नहीं मिलता है तो शहर की ओर प्रस्थान करने लगता है। ठीक है। बात करते हैं कुटीर और लघु उद्योग पाए जाते हैं। कुटीर मतलब होता है छोटे छोटे उद्योगों में अपना ध्यान भटकाते हैं, जैसे कि डाला बुनना, चटाई बुनना, ये सब जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं वो कुटीर उद्योग और लघु उद्योग के अंतर्गत आए जाते हैं। ठीक है। बात करते हैं शहरी बस्तियों के बारे में। तो बात करते हैं हम लोग शहरी बस्तियों की संरचना, आर्थिक संरचना क्या है? उनका जो मुख्य व्यवसाय होता है उसका उद्योग होता है, व्यापार होता है, परिवहन होता है, बैंकिंग होता है तथा सेवा क्षेत्र होता है। यानी कि शहर में आप लोग को उद्योग देखने को मिलेगा, बड़े बड़े फैक्ट्रियों देखने को मिलेगा, व्यापार मिलेगा, परिवहन को यानी परिवहन चलाकर अपना जीवन निर्वाह किया जा सकता है, बैंकिंग होता है। तो सेवा क्षेत्र में बहुत प्रकार के जो शहर में आप लोग को देखने को मिलेगा। अगला है हमारा आय और रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध होते हैं। शहर में क्या होते हैं? जो आय होता है यानी कि पैसा कमाने और रोजगार के जो होते हैं अधिक अवसर उपलब्ध होते हैं। ठीक है। जबकि अंतिम पॉइंट हमारे बड़े उद्योग, व्यापारिक और प्रतिष्ठान यानी कि प्रतिष्ठान एवं आधुनिक सेवाओं विकसित होती है। क्या होते हैं? बड़े उद्योग होते हैं, व्यापारिक प्रतिष्ठान होते हैं एवं आधुनिक जो होते हैं वो सेवाएं विकसित होती है। कहाँ? हमारे शहरी बस्तियों में। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं तीसरा हमारा सांस्कृतिक संरचना के बारे में। तो हमारा ग्रामीण बस्तियों में सांस्कृतिक संरचना क्या होता है उनके बारे में देखते हैं। ठीक है। लोक सांस्कृतिक होती है,
लोक गीत होती है, लोक नृत्य का होता है, पारंपरिक होता है, त्योहार का महत्व अधिक होता है। गांव घर में त्योहार का जो महत्व होता है वो अधिक माना जाता है, ठीक है। दूसरा हो जाएगा रीति रिवाज और परंपराओं का पशुपालन जो होता है, रीति रिवाज और परंपराओं का जो पालन प्रमुखता जो होता है वो किया जाता है, ठीक है। तीसरा हो जाएगा स्थानीय भाषा और संस्कृति का प्रभाव अधिक होता है। क्या होता है? स्थानीय भाषा जो ग्रामीण पर होता है और संस्कृति का जो प्रभाव होता है वो अधिक प्रकार के त्योहार मनाया जाता है, जिसके कारण से सांस्कृतिक प्रभाव ग्रामीण व्यक्तियों पर बहुत अधिक होता है। बात करते हैं आप शहरी बस्तियों के बारे में, तो पहला हो जाएगा आधुनिक जीवन शैली का प्रभाव अधिक होता है। जो आधुनिक जीवन की लेटेस्ट में जो निकल रहा है, जैसे बर्थडे पार्टी हो गया, एनिवर्सरी डे हो गया, ये सब ग्रामीण वस्तुओं में देखने को नहीं मिलेगा आप लोगों को। लेकिन लेटेस्ट जो आधुनिक जीवन शैली है, जैसे बर्थडे हो गया, एनिवर्सरी हो गया, वो आप लोग को शहरी जीवन बस्तियों में देखने को आवश्यक मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं विभिन्न सांस्कृतिक और समन्वय, जैसे कि सांस्कृतिक विविधता देखने को अधिकतर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं आधुनिक शिक्षा मिलता है, कला मिलता है, साहित्य मिलता है, मनोरंजन के लिए संसाधनों का भी अधिक विकास किया जाता है, जो कि शहरी बस्तियों में किया जाता है। बात करते हैं ग्रामीण और शहरी बस्तियों के बीच अंतर, संक्षेप में देखते हैं। पहला हमारा कि आधार ग्रामीण, बस्ती शहरी। बस्ती मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन, उद्योग एवं व्यापार एवं सेवा। जनसंख्या कम और अधिक सामाजिक संबंधित, घनिष्ठ, औपचारिक, सांस्कृतिक, पारंपरिक और आधुनिक एवं मिश्रित सुविधाएं सीमित अधिक विकसित होती है। ये कुछ जो होते हैं आप लोग को एक साइड लिख देना है ग्रामीण बस्तियां, एक साइड लिख देना शहरी बस्तियां, दोनों के बीच अंतर को स्पष्ट कर देना है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसकी निष्कर्ष की। तो निष्कर्ष को देखते हैं, तो ग्रामीण और शहरी बस्तियां अपनी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के कारण एक दूसरे से भिन्न है। क्या है लिखना है निष्कर्ष में आप लोग को? ग्रामीण और शहरी बस्तियां अपनी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के कारण एक दूसरे से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र में कृषि एवं परंपराओं का केंद्र होता है, जबकि शहरी क्षेत्र में उद्योग, व्यापार और आधुनिक क्षेत्र के और तकनीका का विकास का केंद्र होता है, ठीक है। लिखना, दोनों प्रकार की बस्तियां एक दूसरे से पूरक हैं और देश के समग्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। ये हमारा जो रहा प्रश्न संख्या 15 रहा, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग को ये प्रश्न आप लोग को समझ आया होगा, और समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 16 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 हमारा क्या है, चलिए हम लोग उसे भी हम लोग समझते हैं। तो प्रश्न संख्या 16 हमारा ये रहा। प्रश्न संख्या 16 कि ग्रामीण बस्तियों के प्रकार, विशेषता एवं वितरण प्रातिरूप के बारे में आप लोग को समझाना है। प्रश्न संख्या 16 है हमारा कि ग्रामीण बस्तियों के प्रकार के बारे में, उनकी विशेषता क्या है और वितरण के प्रतिरूप के बारे में समझाने। देखिए अभी हम लोग ऊपर वाले पहले वाले क्वेश्चन में ग्रामीण बस्तियों और शहरी बस्तियों के कुछ संरचना, आर्थिक, सामाजिक के बारे में देखें, जो कि आप लोग वहां पर समझ आया होगा। देखिए डायरेक्ट इसमें 16 प्रश्न नंबर में पूछ दिया है कि ग्रामीण बस्तियों के प्रकार के बारे में पूछा है, इनकी विशेषता क्या क्या होती है, प्रतिरूप क्या क्या होता है। ये इसलिए बोलते हैं कि ये सब प्रश्न जो है VVI इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो वीडियो का अंत तक बने रहेगा, आप लोगों को समझा देंगे प्रश्न कैसा है, इसके बारे में हम लोग बताएंगे, ठीक है। पहले आप लोग को लिखना भूमिका। भूमिका में लिखना है कि ग्रामीण बस्तियां यानी वह बस्ती है जहां अधिकांश लोग कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और वन खोज तथा प्राथमिक आर्थिक गतिविधियों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। आप लोग को लिखना है क्या कि ग्रामीण बस्तियां वह बस्ती है जहां अधिक लोग कृषि पर निर्भर रहते हैं, पशुपालन पर निर्भर रहते हैं, मत्स्य पालन हो जाता है, वन खोज, प्राथमिक आर्थिक गतिविधियों पर निर्भर रहते हैं। ग्रामीण बस्तियां मानव भूगोल का एक महत्वपूर्ण विषय है। क्या है? तो ग्रामीण बस्तियां वो मानव भूगोल का क्या एक महत्वपूर्ण विषय है, ठीक है। बात करते हैं ग्रामीण बस्तियों के प्रकार के बारे में। तो पहला प्रकार जो हो जाएगा हमारा संघन हो जाएगा, यानी कि नाभिकीय बस्तियां हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला बस्ती हो जाएगा हमारा संघन बस्तियां। लिखना है कि घर एक दूसरे के निकट क्या होते हैं? बने होते हैं, यानी घर एक दूसरे को ज्यादा निकट बने होते हैं। कृषि भूमि गांव को बाहर होती है, जो कृषि भूमि होती है वो गांव के कहाँ होती है? बाहर होती है। अगला, यह उपजाऊ मैदान से अधिक पाई जाती है। क्या? यहाँ उपजाऊ जो मैदान होती है वो अधिक पाई जाती है। दूसरा बस्ती है हमारा परिकीर्ण, यानी कि बिखरी हुई बस्ती। यह घर दूर दूर स्थित होती है। इस बस्ती में क्या होती है? घर जो होती है, झोपड़ी भी होती है, वो दूर दूर स्थित होती है। इसमें बात करते हैं पर्वतीय, पठार एवं वन क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है। क्या होती है? पर्वतीय, पठार एवं वन क्षेत्रों में क्या होती है? अधिक पाई जाती है। तीसरा बस्ती जो हो जाएगा हमारा अर्धसंघन हो जाएगा, अर्धसंघन बस्तियां। इसमें देखते हैं, इसमें कुछ घर समूह में तथा कुछ घर अलग अलग बने होते हैं, यानी कि ऊपर वाले दो बस्तियों के सेम प्रकार तीसरा में कुछ घर जो होते हैं वो समूह में बने होते हैं और कुछ घर जो होते हैं वो अलग अलग बने होते हैं। यह संघन और परिकीर्ण बस्तियां के बीच का स्वरूप है। देख सकते हैं, पहला हमारा जो था वो संघन बस्ती थे, दूसरा था हमारा परिकीर्ण बस्तियां। ये जो दोनों का मिलाव है वो हमारा अर्धसंघन बस्तियां हो जाएगा, ठीक है। चौथा बात करते हैं रेखीय बस्तियां, जो कि घर
सड़क, नदी, नहर या रेलवे लाइनों के किनारे पंक्ति में बने होते हैं। जो रेखीय यानी कि बस्ती होती है वो कहाँ होती है, घर जो होती है वो सड़क, नदी या नहर, रेलवे लाइनों के किनारे बने होते हैं, वो हमारा रेखीय बस्ती के अंतर्गत आता है। दूसरा है हमारा ग्रामीण बस्तियों की विशेषताएं की बात करें तो पहला विशेषता है हमारा मुख्य व्यवसाय कृषि पशुपालन होता है। क्या होता है, मुख्य जो व्यवसाय होता है वो हमारा कृषि एवं पशुपालन होता है। बात करते हैं दूसरा हमारा जनसंख्या घनत्व अपेक्षाकृत कम होता है। ग्रामीण में जो जनसंख्या घनत्व जो होता है वो अपेक्षाकृत कम होता है। तीसरा प्राकृतिक संसाधनों पर अधिक निर्भरता होती है। तो ग्रामीण व्यक्तियां होती है वो प्राकृतिक संसाधन पर क्या होती है, अधिक निर्भर होती है। सामुदायिक जीवन और सामाजिक संबंध मजबूत होता है। आधुनिक सुविधाएं और नागरिक क्षेत्रीय की तुलना कम होती है। और वातावरण अपेक्षाकृत क्या होता है, स्वच्छ और शांत होता है। ठीक है, यहाँ पर ज्यादा कचरा नहीं होता क्योंकि शहर में अपेक्षाकृत बहुत ही कचरा होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ग्रामीण बस्तियों का वितरण का प्रतिरूप। तो ग्रामीण बस्तियों का जो वितरण है उनका प्रतिरूप कैसे दिया गया है उसके बारे में हम लोग एक एक करके बात करते हैं और समझते हैं। ठीक है, ग्रामीण बस्तियों का वितरण प्राकृतिक और आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। कुल मिलाकर लिखना है आप लोग को, जो ग्रामीण बस्तियां हैं उनका वितरण जो होता है प्राकृतिक और आर्थिक पर निर्भर करता है। पहला में लिखना संघन बस्तियां जो कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और उपजाऊ मैदानों के क्षेत्रगत अंतर संघन बस्तियां बसती है। प्रकीर्णन बस्तियों की बात करें तो हिमालय हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, मध्य भारत हो जाएगा, पठारी और वनों के क्षेत्र में जो है हमारा प्रकीर्णन बस्तियां बसती है। बात करते हैं रेखीय बस्तियां की, इसमें नदियां, सड़कों, नहरों और किनारे की ओर बस्तियां रेखीय बस्तियां हो जाती है। अब बात करते हैं अर्ध संघन बस्तियां, जिसमें संक्रमण क्षेत्रों में जहां मैदान और पठार मिश्रित स्वरूप मिलता है, ये हमारा अर्ध संघन बस्तियां के रूप में बसती है। बात करते हैं इसके निष्कर्ष की, तो आप लोगों को लिखना है ग्रामीण बस्तियों का स्वरूप, वितरण, जलवायु, स्थलाकृति, मिट्टी, जल की उपलब्धता और आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित होता है। कुल मिलाकर लिखना है कि ग्रामीण बस्तियों का जो स्वरूप होता है वो वितरण के कारण जलवायु, स्थलाकृति, मिट्टी, जल की उपलब्धता तथा आर्थिक गतिविधियों से प्रभावित होता है। भारत में उपजाऊ मैदान जैसे कि संघन बस्तियां हो गई, जबकि पर्वतीय एवं वन क्षेत्र की बात करें तो प्रकीर्णन बस्तियां हो गई अधिक पाई जाती है। ग्रामीण बस्तियां देश की कृषि और अर्थव्यवस्था का क्या होता है, बहुत ही बड़ा आधार होता है। तो आशा करते हैं प्रश्न संख्या 16 जो है आप लोग को समझ आया होगा। अरे VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक प्रश्न था। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट वीडियो को फुल वॉच कर रहे हो वीडियो को अंत तक बने रहिए। चलिए लास्ट प्रश्न को बचा है हमारा, लास्ट प्रश्न को खत्म करके हम लोग वीडियो को दाएं एंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए अंतिम प्रश्न की ओर देखते हैं। अंतिम प्रश्न हमारा क्या है, चलिए समझते हैं और उसे देखते हैं। तो प्रश्न संख्या अंतिम है हमारा, जो कि 17वां प्रश्न संख्या है, बस्तियों के प्रकार को समझाते हुए उनके क्षेत्रीय पैटर्न का क्या करना, वर्णन करना है। देखिए लगातार हम लोग ऊपर 2 प्रश्न पढ़े बस्तियों के बारे में, देखिए उससे रिलेटेड प्रश्न आप लोग को देखने को मिल रहा है ना, तो वही तरह से एग्जामिनेशन के हॉल में आप लोग को देखने मिलेगा रिलेटेड। इसलिए जितने भी हम लोग 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन को कराए वो जाकर पिछले वाले 2 वीडियो में जरूर देख लें, और ये वीडियो जितने स्टूडेंट देख रहे हैं वो ज्योग्राफी ऑनर्स वाले स्टूडेंट के पास जरूर शेयर कर दें। ठीक है, चलिए देखते हैं बस्तियों के प्रकार को समझते हैं और उनके क्षेत्रीय जो पैटर्न है उनके बारे में हम लोग वर्णन करते हैं। पहले में आप लोग लिखना है भूमिका। बात करते हैं बस्ती वह स्थान है जहां मनुष्य अस्थायी अस्थायी रूप से निवास करती है। बस्ती वह स्थान है जहां मनुष्य क्या करती है, अस्थायी और अस्थायी रूप से क्या करती है, निवास करती है। बस्तियां मानव की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र होती है। क्या होती है, जो बस्तियां होती है मानव का सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का क्या होता है, एक केंद्र होती है। इनके स्वरूप स्थलाकृति, जलवायु और जल परिवहन और आर्थिक गतिविधियों का प्रभाव पड़ता है। इनके स्वरूप क्या होता है, स्थलाकृति पर, जलवायु, जल परिवहन तथा आर्थिक गतिविधियों पर क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। अब हम लोग बात करते हैं बस्तियों के प्रकार। तो पहला हो जाएगा हमारा ग्रामीण बस्तियों। जैसे ग्रामीण बस्तियों के अंतर्गत आता है इनके मुख्य व्यवसाय कृषि, पशुपालन और वन भोज पर आधारित होता है। क्या होता है, इनका जो मुख्य व्यवसाय होता है वो कृषि, पशुपालन एवं वन भोज पर क्या होता है, आधारित होता है। दूसरा हो जाएगा हमारा जनसंख्या अपेक्षाकृत क्या होती है, कम होती है। दूसरा क्या हो जाएगा, जनसंख्या जो होती है वो अपेक्षाकृत क्या होती है, वो कम होती है। तीसरा हो जाएगा हमारा कि प्राकृतिक संसाधनों पर अधिक निर्भरता होती है। क्या होती है, इसमें प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं वो ग्रामीण बस्तियां वाले लोग जो होते हैं वो अधिक निर्भरता प्राकृतिक संसाधन पर करती है। ये रहा हमारा ग्रामीण बस्तियों की कुछ मुख्य विशेषताएं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि नगरीय बस्तियां। नगरीय बस्तियों की बात करें तो इनका मुख्य व्यवसाय उद्योग होता है, व्यापार होता है, सेवा और प्रशासन वाला क्षेत्र होता है। ठीक है, इसमें जनसंख्या क्या होती है, अधिक पाई जाती है और आधुनिक सुविधा एवं परिवहन की जो अच्छा विकास होता है। ये हमारा नगरीय बस्तियों की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। ठीक है, बात करते हैं बस्तियों का पैटर्न हमारा क्या है। पहला हो जाएगा संघन बस्तियां। इसमें घर एक दूसरे के क्या होते हैं, घर एक दूसरे के पास बने होते हैं। यह उपजाऊ मैदान और जलीय उपलब्धता वाले क्षेत्र में पाई जाती है
उदाहरण जैसे गंगा के मैदान में कई बस्तियों का निर्माण हुआ है। बात करते हैं दूसरा हमारा प्रकीर्ण बस्तियां, जो कि ये बिखरी हुई होती है। घर एक दूसरे के दूर स्थित होते हैं या पर्वतीय वन एवं पठारी क्षेत्रों में पाए जाती है। उदाहरण स्वरूप झारखंड जैसे पठार क्षेत्र हो गया। ठीक है। तीसरा है हमारा रेखीय बस्तियां, जिसमें या घर, सड़क, नदी, नहर या रेलवे लाइनों के किनारे क्या होता है, पंक्ति में बने होते हैं, जिसे हम लोग रेखीय बस्तियों के रूप में देखते हैं। उदाहरण स्वरूप की बात करें तो नदी किनारे या सड़क के किनारे बने या बसे गांव। ठीक है। वृत्ताकार की बस्तियों की बात करें तो घर किसी तालाब, कुएं, मंदिर या खुले मैदान में चारों ओर बने होते हैं, उसे हम लोग वृत्ताकार बस्तियों के अंतर्गत रखते हैं। या सुरक्षा और सामुदायिक सुविधा के दृष्टिकोण से विकसित होती है। बात करते हैं निष्कर्ष की, तो निष्कर्ष में आप लोगों को लिखना है कि बस्तियों के प्रकार और उनका जो क्षेत्रीय पैटर्न होता है वो प्राकृतिक और मानवीय कारकों पर निर्भर करता है। मैदानों सामान्य संघन बस्तियां, पर्वतीय क्षेत्रों और वन क्षेत्रों में परिकीर्ण बस्तियां, जबकि सड़क एवं नदी के किनारे रेखीय बस्तियां विकसित होती है। बस्तियां का जो अध्ययन मानव भूगोल का एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि इससे मानव जीवन, संसाधनों का उपयोग और क्षेत्रीय विकास को समझने में सहायता मिलती है। तो आशा करते हैं प्रश्न संख्या 17वां का उत्तर जो आप लोगों को सरल भाषा में समझाया, और आशा करते हैं आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है। तो चलिए आप लोगों को प्रश्न संख्या 14 से लेकर प्रश्न संख्या 17 तक आशा करते हैं आप लोगों को प्रश्न संख्या समझ में आया होगा। और वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे हम लोग 1 लाइनर और 5 नंबर वाले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। जितने भी स्टूडेंट जो पिछले वाले वीडियो नहीं देखे, पिछले वाले वीडियो को जरूर देख लें। ठीक है। क्योंकि 28 जुलाई आप लोग को एग्जाम का डेट बहुत ही नजदीक है, तो फटाफट वीडियो को जाकर देख लें और वीडियो को भी शेयर कर दें। ठीक है।